आप सभी को नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। आज हम सब एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा सा गैप हो गया मुझे इस वीडियो को लाने के लिए, क्योंकि कुछ एकेडमिक वर्क्स होते हैं और मेरा चूँकि एक NGO भी है, तो उस रिलेटेड कुछ वर्क्स आ जाते हैं जिससे कि थोड़ा डिले हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। पर आज जो वीडियो आया है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि अभी 5 जून को बीता है, उसके कंटेक्स्ट में ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है। और इस पूरे वीडियो सीरीज़ में मैं सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, चूँकि मैं खुद एक सोशियोलॉजी की, एक समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, और साथ में मेरा एनवायरनमेंट में कंसर्न थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब जो सीरीज़ पूरी वीडियो की आएगी वो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट पे ही आएगी, और इससे रिलेटेड वीडियोस बहुत कम हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि मैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट पे फोकस करके आगे के सारे वीडियोस को बनाऊंगी। और साथ में अलग अलग जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जिसमें कि हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद से डीसर्टिफिकेशन, वाटर डिप्लीशन और डीट्राइबलाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सारे वीडियोस के सीरीज़ मैं 1 बाय 1 करके ले आऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा और कोशिश करिए कि मेरे वीडियोस को दूसरों से शेयर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब इस वीडियो की बात करें, जो आज का वीडियो है वो बेसिकली है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट पे, क्योंकि ये सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट में सबसे पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या है। साथ में इस वीडियो में ही हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ इज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हर जगह पे देखते हैं, तो किस तरह से ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। तो बेसिकली हम इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे बात करने जा रहे हैं। तो हम अपने वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। टू डिफाइन एनवायरनमेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट एज डिफाइनिंग लाइफ। सबसे पहला लाइन तो यही बोला जाएगा कि जिस तरह से जीवन को परिभाषित करना एक महत्वपूर्ण या एक कठिन कार्य होता है, महत्वपूर्ण के साथ साथ एक बहुत कठिन कार्य होता है, उसी तरह से पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को डिफाइन करना, परिभाषित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। In general term, it refers to all the external conditions in which an organism lives. एक आम भाषा की अगर बात की जाए, अगर किसी आपको आम आदमी को समझाना जिसका कि सोशियोलॉजी या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से बहुत मतलब नहीं है, एक आम नागरिक है, और वो जब आपसे पूछता है कि बताइए पर्यावरण क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो आप उसको सिंपल यही भाषा बताएंगे कि टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स लिव, कि एक जीव जिस भी वाय कंडीशंस में रहता है, जैसा भी, वो हमारा पर्यावरण होता है। वर्ड एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनियर विच मीन्स टू सराउंड और टू एनसर्कल। ये जो एनवायरनमेंट शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनियर से आया है, जिसका मतलब होता है, जिसका सिंपली मतलब होता है, एनवायरनियर का सिंपली मतलब होता है कि टू सराउंड और टू एनसर्कल। मतलब किसी भी चीज़ को जब कोई चीज़ घेरी रहती है तो उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनियर शब्द का अर्थ यही हुआ। Thus, the word environment is used to describe anything that surrounds the organism, air, soil, water,
climate, food supply, and external conditions including the things created by man। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, जिसमें कि जितने भी बाह्य जो कंडीशंस हैं, जैसे कि एयर हुआ, वायु हुई, सॉइल हुआ, मिट्टी, वाटर पानी, क्लाइमेट हमारा जो जलवायु होता है, फूड सप्लाई, और जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस होते हैं इंक्लूडिंग द थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन, इवन जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं वो भी चारों तरफ से हमें अगर सराउंड कर रही है तो वो हमारे पर्यावरण का एक भाग होता है। क्योंकि अगर नेचुरल साइंसेस की बात की जाए तो पर्यावरण को लोग सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ही जोड़ते हैं, एयर से, सॉइल से, वाटर से, पर एक ऐसी चीज़ भी होती है जो इंसानों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो खुद अगर कोई इंसान ही क्यों ना हो तो भी वो पर्यावरण का भाग होता है, एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, उसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। In simple word, environment is surroundings of the self. It is the totality of the biotic and a abiotic factor. तो जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं और एबायोटिक फैक्टर हैं, अभी आप घबराइएगा नहीं इन शब्दों से, क्योंकि जब आगे चल कर के हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टर्म्स हम समझाएंगे। एक वीडियो मैं ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ से बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम, ये सारे जो अलग अलग टर्म्स हैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसको छोटे छोटे में डिफ़ाइन करना, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो इस तरह से तो अभी हमने एनवायरनमेंट का कुछ डेफिनेशंस देखा। अब नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1994 में डेफिनेशन आई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कि एनवायरनमेंट इज़ द कम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स that act upon an organisms or an ecological community and ultimately determine its form and survival। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या बोलता है कि एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या क्या है, जितने भी फिजिकल, केमिकल और बायोटिक फैक्टर हैं उनका एक ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है विच एक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी एक जीव पे क्रिया करने का कार्य करता है। आगे चल कर के आप इन डेफिनेशंस को और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। So in reference to man, the environment of human race, which is a byproduct of economic, social and political interactions. According to International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 2001 में इनका definition आया, environment is the total external conditions and influences affecting the life and fortunes of organisms, affecting the parameters of life। तो ये भी वही भाषा बोल रहे हैं, इनका बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, मीनिंग वही है कि इट इज़ द टोटल एक्सटर्नल कंडीशंस विच इन्फ्लुएंसेस ऑन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, की जीव के जीवन पे जो भी वाय कंडीशंस प्रभावित करे उस पूरी की टोटलिटी जो होती है वो एनवायरनमेंट की होती है, वो चाहे तो फिज़िकल, केमिकल और बायोटिक किसी भी तरह की हो सकती है। As per the definitions given in Environment Protection Act 1986, Environment Protection Act 1986 के according, environment includes all the physical and biological surroundings of an organism along with their interactions। इसने interaction की बात की कि जितने भी physical या biological conditions हैं एक organisms के चारों तरफ, उनका और ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म में एक हम ह्यूमन बीइंग को ले ले या किसी भी एनिमल को ले ले, और फिज़िकल सराउंडिंग्स में एयर ले ले, सॉइल ले ले, वाटर ले ले, तो इनसे इनका इंटरेक्शन जो होता है वो भी क्या कहलाता है, वो उसका एनवायरनमेंट
कहलाता है। इस वाले स्लाइड में आप और अच्छे से समझ सकते हैं इन्वायरमेंट का, कि इन्वायरमेंट इज दस डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड। आप यहाँ पर तीन देख रहे होंगे सर्कल, जिसमें कि एक एयर लिखा है और वाटर लिखा है और सॉइल लिखा है। आप देख रहे हैं कि ये सारे आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आप एरो से देखिए तो दोनों तरफ एरोज़ के फेस बने हुए हैं। तो एयर का वाटर से भी इंटरेक्शन होता है, एयर का सॉइल से भी इंटरेक्शन होता है, वाटर का एयर से, सॉइल का एयर से, इन सारे चीज़ों का मटेरियल से इंटरेक्शन होता है, वाटर का मटेरियल से, सॉइल का मटेरियल से, मटेरियल का एयर से, वाइसे वर्सा। फिर आप इधर देखिए तो वाटर और सॉइल का आपस में इंटरेक्शन होता है। उसी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इसमें ह्यूमन को स्पेसिफिकली मैंने दिखाया है। तो ह्यूमन या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका वाटर से इंटरेक्शन हो रहा है, इनका सॉइल से इंटरेक्शन हो रहा है, इनका मटेरियलिस्टिक थिंग से इंटरेक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि द सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग दैम and with the human beings, other living organisms and materials। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी हैं इनका आपस में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। कोई भी अकेला यहाँ नहीं है, सब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है इसके नीचे, इस डायग्राम के नीचे, वो इसी डायग्राम को बता रही है कि कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मटेरियल्स सराउंडिंग अस एंड देयर इंटरेक्शंस टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। कि हमारा पर्यावरण किन किन चीज़ों से बना हुआ है। जो भी चीज़ हमें सराउंड की हुई है, चाहे वो एयर है, वाटर है, लैंड है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई मटेरियल्स हैं, और इनका सभी का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इससे हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। इस स्लाइड में हम डेविस और लास्ट दो लोगों का डेफिनेशन देखते हैं। डेविस ने 1989 में डिफाइन किया कि इन द मेडिकल सेंस द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द सराउंडिंग्स, कंडीशंस और इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट एन organisms। According to last in 2001 defined the environment for the International Epidemiological Association as कि all that which is external to the human host can be divided into physical, biological, social, cultural, etc. any or all of which can influence health status of the population। इनकी भी बात यही हो रही है, इन्होंने भी यही बात की है कि जितने भी हमारे जो फिज़िकल, बायोलॉजिकल, सोशल, इन्होंने कल्चर की भी बात की कि कल्चरल फैक्टर, जो सारे फैक्टर्स जो ह्यूमन पे या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन पे जो इन्फ्लुएंस डालते हैं, दैट्स कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। According to P. Gisbert, environment is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it. According to E. J. Ross, environment is an external force which influences us. And according to Douglas and Holland, the term environment is used to describe in the aggregate, all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organisms. This definition is of Douglas and Holland. According to Boring, a person's environment consists of sum total of stimulations which he receives from his conception until his death। देखिए इन्होंने बताया कि जितने भी स्टिमुलेशन मतलब वही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, तो जितने भी स्टिमुलेशन हम रिसीव करते हैं जब तक कि हमारा डेथ ना हो जाए, उस पूरे का सम टोटल जो होता है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस दैट
इन्वायरमेंट कंप्राइज वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। अब तक हम लोगों ने जितने लोगों का डेफिनेशंस पढ़ा, वो चाहे बोरिंग हुए, डॉगलस हॉलैंड हुए, जिसबर्ट हुए, रॉस हुए, डेविस हुए, लास्ट हुए, इन सब के डेफिनेशन से अगर हम कंक्लूड करें तो क्या निकल के आता है सामने कि इन्वायरमेंट कंप्राइज, इन्वायरमेंट या हमारा पर्यावरण किस किस चीज़ों से बना हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस सच एज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मॉरल एंड इमोशनल। ये सारे फैक्टर्स से हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो कतई आप सिर्फ फिज़िकल आस्पेक्ट को पर्यावरण में बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम लोग अब जैसे अगर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने में, तो वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द फिज़िकल आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बट डोंट फॉरगेट दैट इन्वायरमेंट की जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो जिससे कि एक पर्यावरण बन रहा है, उसमें इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मॉरल एंड इमोशनल, all these are factors responsible for making a environment. Environment is the sum total of all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organisms. तो हम लोगों ने समझा कि पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले वातावरण एवं परिवेश से है जो हमें घेरे रहते हैं। अभी मैंने यही समझाया कि जो भी हमें चारों तरफ से घिरी हुई चीज़ें हैं वो सारी हमारे पर्यावरण में आती है। जितने भी जैविक तथा अजैविक जितने भी घटक होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसमें कि जल, वायु, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु, मानव सभी पर्यावरण के घटक हैं। मैं यहाँ पर इसलिए हिंदी में भी इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा अगर वहाँ डिफ़िकल्टी हुआ हो तो वो यहाँ भी समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अभी मैंने इसमें टॉन्सले, एजी टॉन्सले ने, जो कि बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी डिफ़ाइन किया है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ये टॉन्सले का एक डेफिनेशन है कि जितने भी प्रभावकारी दशाएं हैं उन सभी का संपूर्ण योग, अभी मैंने पढ़ा ना कि सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो जितनी भी प्रभावकारी दशाएं हैं उनका संपूर्ण योग जिसमें कि कोई जीव रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ये जो एनवायरनमेंट का है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और डेफिनेशंस को देखेंगे जिसमें कि हरकोविट्स, एंडरसन एंड पार्कर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ और जेविस, अब इनके कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे कि इन लोगों ने भी किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो उसी तरह से एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे फिटिंग, उन्होंने बोला कि पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाला समस्त कारकों का योग है, कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ all the factors which influences on the lives of any organisms. फिटिंग्स ऐसा बोलते हैं। उसी तरह हरकोविट्स बोलते हैं कि environment is the sum total of all external conditions and its influences on the developmental cycle of biotic element। यहाँ पर इनके definitions में development cycle है। इन्होंने ये बताया कि किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य दशाओं को
पर्यावरण कहते हैं। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंटल साइकिल को इफ़ेक्ट करे, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए हर कोविड्स का, कि किसी जीवित तत्व के, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित तत्व के विकास चक्र को, डेवलपमेंट साइकिल को प्रभावित करने वाले समस्त वाह्य दशाओं, जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर इनके डेफिनेशंस को आप देखेंगे, हर कोविड्स के की परिभाषा को देखेंगे, तो जितने भी भौतिक तत्व हैं, जो भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं, प्रभाव एवं दशाओं का सम्मिश्र हैं, तथा जीव जंतुओं को घेरते हुए उनका इंटरैक्शंस को प्रभावित करते हैं और उनके विकास पे इफ़ेक्ट, उनके डेवलपमेंट पे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम एंडरसन एंड पार्कर का पढ़ेंगे, जिसमें उनकी परिभाषा में थोड़ा और डिटेल एनालिसिस है। क्योंकि इन्होंने कल्चर की बात की है, कि एक समाज से दूसरे समाज में संस्कृतियों में भिन्नता के कारण उनके पर्यावरण में अंतर होता है। कि जब हम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की तरफ जाते हैं, तो एनवायरमेंटल चेंज हमें दिखता है, और वो एनवायरमेंटल चेंज किस वजह से होता है? ड्यू टू कल्चर। कि कल्चर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर एनवायरमेंट। तो इस तरह से एंडरसन ने डिफाइन किया है। उसी के बाद से हम ऑगबर्न एंड निमकॉफ के डेफिनेशन को देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि एडजस्टमेंट बिटवीन हेरिडिटरी स्ट्रक्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ इंक्लूडिंग सोशल लाइफ। इन्होंने क्या कहा कि वंशानुगत संरचना, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी स्ट्रक्चर, वंशानुगत संरचना एवं प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य जीवन के लिए, जिसमें कि सामाजिक जीवन सम्मिलित है, आवश्यक है। तो इस तरह से ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने भी डिफाइन किया एनवायरनमेंट को। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जेविस का, जिन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट डज नॉट रिफर टू एनीथिंग टैंजिबल बट टू एन एब्स्ट्रैक्शन। इनका कहना है कि पर्यावरण मूर्त चीज न होकर अमूर्त वस्तु है। जीवन की असंख्य गतिविधियां अदृश्य एवं अमूर्त होती हैं और हमें प्रभावित करती हैं। कई चीज़ों को हम नहीं देख सकते जो अमूर्त होती हैं, पर कहीं ना कहीं से हमें प्रभावित तो ज़रूर करती हैं। जेविस का भी डेफिनेशन आप देख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो पर्यावरण है वो मूर्त ही हो, मतलब जो दिखता हो, ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो अमूर्त होते हैं, दिखते नहीं हैं, पर हम पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालते हैं। तो पर्यावरण का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही इम्पैक्ट होता है। तो उम्मीद है कि इतने सारे डेफिनेशंस को आपने सुना, समझा, आपको अब एनवायरनमेंट का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम मूव करते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसका नेचर कैसा है। In previous slides, we learned about the concept of environment, about the different views given by the different environmentalists related to the environment. And now from this slide, we are mainly learn about that how is environmental studies multidisciplinary in nature. Like environment is a complex and has a multifarious aspect. आप जानते हैं कि environment जो है एक बहुत complex, हमने अभी पढ़ा पिछले में कि environment किस तरह से complex structure है, क्योंकि इसमें physical, biotic, abiotic सारे components मिल करके ये environment बनता है। तो environment is a complex and has multifarious aspects. Environmental studies deal with working of earth, its life support system, its interaction, influences, its problem and solution. Keeping in view the complex nature of environment, knowledge and information from various disciplines of sciences, social sciences,
law, and engineering have to be concluded in environmental studies to understand it completely. This figure, uh, this figure depicts the multidisciplinary nature of environmental studies. तो हमने ये जाना कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और स्वरूपीय एक अवधारणा है, एक आस्पेक्ट है। तो जब हम इसकी स्टडीज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करते हैं, तो उसमें हम डील विथ वर्किंग ऑफ अर्थ, इट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उसका इंटरेक्शन, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, उसका सल्यूशन क्या हो रहा है, ये सारे आस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं। और इस सारे आस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस बने हैं। साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, लॉ में, इंजीनियरिंग में, ये सारे ही जो विषय हैं उनमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा जाता है। अब ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, जो एक मैंने ड्रॉ किया है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि फ़िज़िकल साइंसेस में, मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस, ओशनोग्राफी, जोग्राफी एक्सेट्रा। इन लाइफ साइंसेस ऑल्सो, जिसमें कि बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आ जाइए नीचे तो फिर मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर साइंस में। फिर आप इस तरफ देखिए तो सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी। फिर उसी तरह से आप मैनेजमेंट और अवेयरनेस में देख लीजिए तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फ़िलॉसफी, एथिक्स। तो ऑलमोस्ट सभी विषयों में हम इसको देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि फ़िज़िकल साइंसेस में हम इन्वायरमेंटल स्टडी का कौन सा एस्पेक्ट देखते हैं, लाइफ साइंसेस में कौन सा एस्पेक्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कौन सा एस्पेक्ट देखते हैं, जो भी मैनेजमेंट और अवेयरनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, इन सब में हम कौन सा एस्पेक्ट देखते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें हम किस तरह का एस्पेक्ट देखते हैं। अब पहला देखते हैं लाइफ साइंसेस में। तो लाइफ साइंसेस इंक्लूडिंग, अभी जैसा हम लोगों ने देखा पीछे कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शंस। आपको अभी जब अगले वीडियोस में हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का, कि कौन कौन से तत्व हैं। अभी तक तो हमने ये डेफिनेशंस में जाना कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फिजिकल, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, पर व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर आप पॉज थोड़ा देर के लिए दे दीजिए कि अंडरस्टैंडिंग द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो लाइफ साइंसेस में हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और उसका इंटरेक्शन। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी are emerging as useful tools for finding solution to environmental problems। और जो पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं उसके लिए जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ऐसे जो विषय हैं वो एक बहुत बड़े टूल के रूप में आज हमारी सोसाइटी में अपना स्थान बना चुके हैं, कि किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस के सॉल्यूशन को, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकें और सॉल्यूशंस निकाल सकें। फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, अगर इस एबायोटिक कंपोनेंट्स के फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर को हमें समझना है तो हमें फिर किसका सहारा लेना होगा? हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस,
ओशनोग्राफी और ज्योग्राफी, ऐसे विषयों का हमें सहारा लेना होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, कि किस तरह से इस पूरे इन्वायरमेंट में मास और एनर्जी का आपस में ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस जो एक फिनोमिना है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र। ये आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को जानेंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, ये जो टूल्स हैं वो इन्वायरमेंटल मॉडलिंग में रोल प्ले करते हैं। Subjects like economics, management and sociology provides the inputs for dealing with the socio-economic aspects associated with various development activities। अब आज बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से बढ़ने से हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट इसका बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ऐसे विषय जो सोशल साइंसेस के विषय हैं वो मैनेजमेंट और अवेयरनेस का काम करते हैं, जिसमें कि हम सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे विषयों को देखते हैं, तो जो इस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका कैसे मैनेज करें और किस तरह से लोगों में हम अवेयरनेस का काम कर सकें। अब हम रोल देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में। तो दे प्रोवाइड द टेक्निकल सॉल्यूशंस टू इन्वायरमेंटल pollution control and waste treatment that are extremely important for protection of the environment। आप जान रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब को देखने का काम सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे विषय करते हैं। Environmental education and mass communication are two important subjects that are instrumental in disseminating environment awareness। इसी तरह से जो environmental education और mass communication, ये जो दो विषय हैं वो environmental awareness का काम करते हैं। Environmental laws provide the guidelines and legal measures for the effective management and protection of environment। पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो सके, साथ में मैनेजमेंट कैसे हो सके, इसके लिए इन्वायरमेंटल लॉज जैसे विषय अपना इस स्थान रखते हैं। इन्वायरमेंटल इथिक्स प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, कि हमारी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल बनी रहे, हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट बहुत नहीं पड़े, इसके लिए इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये इन्वायरमेंटल एथिक्स जैसे विषय हमें बताते हैं। सो इन्वायरमेंटल साइंस, हम ये देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस देयरफॉर इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। हमने देखा कि इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वेयर वी डील विथ डिफरेंट आस्पेक्ट्स यूजिंग अ होलिस्टिक अप्रोच। आप ये ध्यान रखिएगा कि हियर वी आर यूजिंग अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें कि हम हर विषयों में, तो आप समझिए कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कितना ब्रॉड विषय है जिसको हर सब्जेक्ट्स में पढ़ा जा रहा है। वो फिज़िकल साइंसेस हुआ या लाइफ साइंसेस हुआ या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर हुआ या सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियर, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल, अगर आपसे पूछा जाए कि is environmental studies is multidisciplinary in nature, तो this question is very easy, yes। बट पूछा जाए कि हाउ इज़ environmental studies multidisciplinary in nature, तो आप इस तरह से समझाएंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर अगर हमको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को समझना है तो हमें उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से ये वीडियो सीरीज़ को शुरू की हूँ, जिसमें कि हमने इन्वायरमेंट के कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस को देखा और साथ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नेचर को देखा।
अब अगला वीडियो जो आएगा वो मेनली कंपोनेंट्स पे आएगा, और भी कुछ अगर मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है जो बहुत ज़रूरी है आपको बताना, तो मैं उस पे भी रेडी करूँगी। तो आप सभी से आग्रह है कि आप प्लीज़ जो भी वीडियो सुना करिए उसे कंप्लीट सुना करिए। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आधे ज्ञान से बचें और हम मुझे सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतने ज़्यादा वीडियोस को बनाऊंगी, और यकीन मानिए कि मैं रात में 11:30 बजे बैठ करके इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1 वीक से कोई वीडियो को अपलोड नहीं की हूँ। उसके लिए आप सभी से फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी अब लॉकडाउन का हम शब्द ना यूज़ करके हम ओपन शब्द का यूज़ कर रहे हैं कि ओपन 1। तो इस ओपन 1 में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें ये 1 और 2 महीने संभल के रहना है। आप सभी खूब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जितने भी प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं उन सबको आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये वर्ष जो है उसको कहा जा रहा है कि अपने आप को सरवाइव करने का वर्ष है। और वैसे भी मैंने पढ़ा है कि जब कोई वायरस आता है तो वो जाता नहीं है। आप देख लीजिए जो पॉक्स के वायरस हैं या जो एड्स के वायरस हैं वो अभी भी गए नहीं हैं हमारे सोसाइटी से, बट हमने उस पर एक कहीं ना कहीं से कंट्रोल पा लिया है थ्रू वैक्सीनेशन और थ्रू मेडिसिन्स। तो बस हमें वैक्सीनेशन और मेडिसिन का को ध्यान में रखना है। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक बहुत प्रिकॉशनरी। और एक बात मैं कहूँगी कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करिए। इम्यून सिस्टम को आप जितना बढ़ाएंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप मुक्त हैं फिर कोरोना से, पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें कम दिखाई देगा। तो मेरे कुछ टिप्स हैं कि आप हल्दी दूध रोज़ रात में पीने की कोशिश करिए। दिन में एक तरफ तुलसी पत्ते को तोड़ के रख लीजिए, और तुलसी पत्ते को बीच बीच में जब समय मिले आप खाते रहिए। साथ में नींबू पानी का सेवन करिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करिए। और काढ़ा बना करके, ये ऐसा नहीं कि रेमेडी है, ये पूरी तरह से उपचार है कोरोना से, पर हमारे बस में जो चीज़ें हैं हम उनको ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया लास्ट में। अगेन आप सबको गुड बाय, बी सेफ, till then bye bye and wait for my next video.